तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें आप लोग पहले से जानते हैं। हम लोग इसका जो है, जैसे हमें जो बीएससी का जो टॉपिक है, ख़ासतौर से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो कुछ हमें पढ़ना है, तो उसमें जो मेन हाईलाइट है, यानी कि जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जो हमें आना ही आना चाहिए, तो उसमें जो हमारे पास मतलब जो चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स में हमको सबसे पहले स्फीयर पढ़ना है। स्फीयर यानी गोला, फिर कोन यानी कि शंकु, फिर सिलेंडर यानी कि बेलन ऑब्वियसली। उसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनिकॉइड। ठीक है, ये सब कुछ, जैसे जो स्फीयर है, ये सर्कल का 3D एनालॉग है। यानी अगर एक सर्कल को उसके किसी डायमीटर के अलोंग जो है हम लोग रोटेट करें तो हमको स्फीयर मिलता है। वैसे ही जो कॉनिकॉइड है, तो जो हम लोग कॉनिक्स पढ़े हैं, जो हम लोग 11th या 12th जिस भी क्लास में आपने कॉनिक्स पढ़ा हो, तो कॉनिक्स को अगर हम रोटेट करते हैं तब हमें एक सॉलिड फिगर मिलता है। जैसे अगर पैराबोला को रोटेट करेंगे तो जो सॉलिड फिगर मिलेगा उसको पैराबोलॉइड बोलेंगे हम। ठीक है, और सर्कल को रोटेट करने पर जो मिलता है वो तो हम जानते ही हैं, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इलिप्स को रोटेट करने पर जो मिलता है हम उसको एलिप्सॉइड बोलते हैं। और हाइपरबोला को जो रोटेट करने पर मिलता है उसको हम लोग हाइपरबोलॉइड बोलते हैं। हाइपरबोला को रोटेट करते हैं तो उसमें दो तीन केसेस आते हैं, हाइपर बोलॉइड ऑफ वन शीट, ऑफ टू शीट्स, इस तरीके के हमें सॉलिड फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो आप यूँ कहिए कि अगर हम कॉनिक्स को ही रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो हमें कॉनिकॉइड मिलता है। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे सर्कल को रोटेट करने पर स्फीयर मिलता है, तो कॉनिक्स को रोटेट करने पर कॉनिकॉइड मिलता है। तो जो 3D ज्योमेट्री है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, जो बीएससी वाली है, तो उसमें हमको मेन जो पढ़ना है वो स्फीयर, ठीक है, और कोन और सिलेंडर और कॉनिकॉइड। ठीक है, लेकिन इन सब की स्टडी के लिए हमको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, खासतौर से स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है हमें अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम एकदम शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे काम की बातें हैं, जो बेसिक है, जो यूज़ होगा, हम बस उसी को देखते जाएंगे। बाकी आप लोग अपने जो करस्पॉन्डिंग क्लास है उससे जो भी मैटर है उसको रिवाइज़ करके तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि हम लोग 2D में पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, आपको एक बात सबसे पहले ये समझनी होगी कि जब तक जैसे हम ये जो वाइट पेपर पे ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि अगर हमें कोई भी इस पूरे वाइट पेज पर, या यूं कह लीजिए कि इस प्लेन पर अगर कोई एक पॉइंट दिया गया है पी, अगर कोई हमसे बोल दे कि आप इसकी लोकेशन को पता करिए, तो इसकी लोकेशन जो है इस प्लेन कि किस पॉइंट से आप इसको लोकेट कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम इस पॉइंट से इसकी लोकेशन देखें तो हो सकता है अगर ये 2.5 सेंटीमीटर दूर हो तो इस पॉइंट से देखने पर हो सकता है ज़्यादा दूर हो, इस पॉइंट से देखने पर हो सकता है ज़्यादा दूर हो। तो पॉइंट्स अगर हम बदल दें तो इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो डिफ़र होगी, ये बदलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट की लोकेशन को पता करना है तो हमारे पास एक फिक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को इस पॉइंट की लोकेशन को बतानी हो तो वो व्यक्ति उसी पॉइंट से बताए। मतलब अगर 10 लोगों को ये काम दिया जाए कि आप इस पॉइंट को लोकेट करिए, तो 10 व्यक्ति उस दिए गए फिक्स्ड पॉइंट से ही पता करें। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है कि आप प्लेन में ही दो लाइंस को ड्रॉ करिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब ये फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास आ गया। तो अगर इस पॉइंट को पता करना है कि ये कहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम सबसे पहले इसकी परछाई तक पहुँचेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि ये पॉइंट ऊपर है और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए पहले हम इस पॉइंट तक पहुँचेंगे, और हमेशा हमारे पास एक फिक्स्ड रूल होगा कि पहले हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना होगा, उसके बाद ही वर्टिकल में चलना है। तो अगर पी तक पहुँचना है तो हम पहले इतनी दूर जाएंगे, पी के इमेज तक, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स हो गई, और इसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर हम इतना चल के ही रुक जाएं तो हम पी पे थोड़ी पहुंच रहे हैं, हमें पी पे पहुंचने के लिए ऊपर भी चलना है, तो ये डिस्टेंस को वाई कह लेंगे। तो हम बोलते हैं कि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। यहाँ एक्स को बोलते हैं एब्सिसा,
एब्सिसा, और जो वाई है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिनेरियो है जब हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करते हैं। तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम डील करना हमारे लिए उतना भी कठिन नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये पूरे प्लेन को 4 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगर इन लाइंस को हम दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, बढ़ाएं, तो हमें पता चलेगा कि ये पूरे प्लेन को, यानी ये पूरे वाइट पेपर को चार भागों में ये बांट रही हैं। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया। तो ये चारों जो पार्ट हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स, हिंदी में चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, अगर हमें इस तरीके से पता रहे तो हमें लोकेशन को ट्रेस करना, उस पॉइंट का जो लोकेशन है उसको ट्रेस करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले कि तीसरे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, उसको बताइए कि उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर तीसरे क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, मान लीजिए क्यू, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमको निश्चित है कि नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना होगा। आपको एक बात बता दें, ओरिजिन से जब हम दाहिने साइड में जाएंगे तो ये डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर बाएं हाथ पे जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। वैसे ही ओरिजिन से अगर ऊपर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे, और नीचे जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे। तो अगर इन रूल्स का, इन कन्वेंशन का यूज़ करें तो अगर क्यू तक पहुंचना है तो निश्चित है कि हमको पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी हॉरिजेंटली, फिर नीचे की तरफ आना होगा यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाना होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो क्वाड्रेंट साइन होगा वो कैसा होगा? माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका साइन प्लस प्लस होगा, दूसरे वाले में जो होगा उसका माइनस प्लस होगा, तीसरे में माइनस माइनस होगा, और चौथे वाले में प्लस माइनस होगा। तो इस प्रकार हम लोग 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील करते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करते हैं किसके लिए? 3D पर्सपेक्टिव के लिए। तो 3D पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। अगर इसी पॉइंट पर एक और एक्सिस हम ला दें, यानी अगर इस पेन को हम ऐसे खड़ा कर दें, ठीक है, ये पेन हमारे पास खड़ा कर दें, तो ये हमारे पास एक तीसरी एक्सिस आएगी जो कि कैमरे की तरफ पॉइंट कर रही है और इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन के ठीक लंबवत डायरेक्शन में है। तो उसको अगर हम जेड एक्सिस मान लें तो हम एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ ऐसा दिखेगा। उसी चीज़ को हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्स थी हमारे पास, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन थी, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भले ही आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, तो यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, एक और बात बता दें, जब तक हम प्लेन में हैं, जब तक इस पेपर पे किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम प्लेन में हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इस पेपर से उठना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो इसकी ठीक परछाई के नीचे हम अगर आएँ और यहाँ से इतना ऊपर उठें कि इस पॉइंट तक आएँ, तो निश्चित है कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए जब तक हम ये प्लेन छोड़ेंगे नहीं तब तक इस पॉइंट पे नहीं पहुँचेंगे। तो प्लेन छोड़ने के बाद का जो स्थान होता है, जो भी जहाँ पे वो पॉइंट है, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। मतलब अगर कोई पॉइंट प्लेन पर स्थित न हो करके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उस पॉइंट का जो लोकेशन होगा, वो जहाँ पे मतलब वो पॉइंट लोकेटेड होगा, उस स्थान को हम लोग स्पेस बोलते हैं, हिंदी में अंतरिक्ष। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर है, और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे पास वो स्पेशियल है, यानी कि स्पेस वाली है। तो अगर स्पेस में वही सेम बात है, अगर स्पेस में कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हमारे पास एक फिक्स्ड ओरिजिन होना चाहिए। तो उस फिक्स्ड ओरिजिन के लिए अब क्या करेंगे? प्लेन में हम दो लाइन ले रहे थे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, यहाँ पे 3 लाइन लेंगे। ठीक है, और तीनों परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये तीनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, अब हमारा वहाँ पे ओरिजिन होगा। तो उस ओरिजिन को फिक्स्ड मानते हुए, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कहीं है, तो पहले हम इतनी दूरी चलेंगे ताकि इसकी परछाई के नीचे आएँ, फिर इतना ऊपर चलेंगे ताकि इसके सीध में आएँ, और फिर इस
इतना ऊपर चलेंगे तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले हमको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलना होगा। मान लीजिए हमने इतना चला, फिर वाई की डायरेक्शन में चलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, लेकिन हम इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं अभी। हम इस पॉइंट के परछाई के नीचे हैं, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। तो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से अगर ऊपर उठें और उठ के ठीक इतने ऊपर आ जाएं तो हम इस पॉइंट को पा जाएंगे। तो यही हमारा जेड है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको डील करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और रूल चलता है जब हम प्लेनर ज्योमेट्री में हैं, यानी कि जब हम एक्स और वाई एक्सिस ही हमारे पास हैं, तो हमेशा हॉरिजेंटल वाली को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस बोलते हैं। लेकिन जब हम 3D में डील करते हैं तो 3D में किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई एक्सिस, किसी को भी जेड एक्सिस बोल सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे राइट हैंडेड रूल यूज़ हो, ठीक है, फॉलो हो। राइट हैंडेड रूल जो है वो फॉलो हो। राइट हैंडेड रूल क्या है? ये रूल ये बोल रहा है कि अगर आपकी उंगली के डायरेक्शन में, अगर उंगली के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है आपके पास, हम इसको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी उंगली की डायरेक्शन है, इधर की तरफ उंगली की डायरेक्शन है। तो उंगली की डायरेक्शन में हम अगर एक्स एक्सिस को मान लें और उंगली को ऐसे 90 डिग्री मोड़ दें और इधर वाई एक्सिस मान लें, तो अंगूठा हमारा जिधर जाएगा वहीं जेड एक्सिस होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, उंगली की डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस बनाई, फिर उंगली को 90 डिग्री मोड़ा, 90 डिग्री मोड़ा तो हमारे पास मिला वाई एक्सिस। तो अब इसके बाद अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अंगूठा हमारा पेपर के ऊपर कैमरे की तरफ जा रहा है, यानी इस पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारे पास, ये हमारी जेड एक्सिस होगी। तो इस प्रकार हम लोग इसको डील करते हैं। तो इस एक्सिस को ऐसे नहीं बना सकते, इसीलिए इसको प्लेन में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम किसी को एक्सिस मान रहे हैं, अगर 3D में किसी को एक्स और किसी को वाई और किसी को जेड एक्सिस बोल रहे हैं, तो इतना ध्यान देना है कि राइट हैंडेड रूल वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। यानी अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उंगलियों को करें और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोड़ें, तो अंगूठा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब एक बात और, जैसे ये यहाँ पे 2 लाइन थी, तो ये प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट रही थी। प्रत्येक को हम बोल रहे थे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, यानी पूरे स्थान का कोई एक लेंगे तो वो चौथाई है। तो ऐसे ही अगर 3 लाइंस हैं हमारे पास, तो अब 3 लाइंस जो है स्पेस को 8 बराबर भागों में बांटती हैं, ठीक है, 8 बराबर भागों में। और इन 8 बराबर भागों को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट, ऑक्टेंट, ठीक। अब यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स का वही रूल है। जैसे अगर हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते जाएं, जैसे मान लीजिए हम फिर से एक सिस्टम बना रहे हैं। इसमें मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे है तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में तो हम पॉजिटिव ही चलेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना, जब ओरिजिन से एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ओरिजिन से एक्सिस की तरफ। और अगर इसी के ठीक पीछे जाएँ तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, यानी इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव। यही रूल वाई के लिए है कि ओरिजिन से वाई की तरफ अगर आएंगे तो पॉजिटिव, और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करनी है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव चलना पड़ रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव चलने के बाद मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है, तो अभी हम इस पॉइंट के सीध में आए हैं। अब हम अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलें तो हमको नेगेटिव चलना पड़ेगा। इसके बाद वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमको नेगेटिव चलना पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम इतना चलें, फिर वाई की डायरेक्शन में हम इतना आएँ, तो ये पॉइंट चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव गए। अब इसके बाद जेड ऊपर ही है तो जेड पॉजिटिव चलें। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स पे पॉजिटिव चलें, वाई पे नेगेटिव और जेड पे पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से किसी ऑक्टेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसकी लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो कैसा होगा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में जो होता है उसके केस में। तो यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें कि जब जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे
और हमको रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रॉ करना होगा 3D में, तो हम ये पैटर्न हमेशा फॉलो करेंगे। इससे थोड़ी सुविधा रहती है, इसलिए हम हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे। हम बार बार इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे और इसको जेड एक्सिस। आप चाहें तो राइट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन ऐसी बनी है वो असल में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ में आप अगर उंगली करें, ऊपर की तरफ में उंगली करें और वाई की तरफ ऐसे मोड़ें, तो आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमने जेड बनाया है, यानी ये राइट हैंडेड रूल में फॉलो हो रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है, ठीक है, पी तक, तो पहले हम मान लीजिए इतनी दूरी चलें, एक्स के बराबर चलें, पॉइंट ए पर आएँ, फिर इतनी दूरी चलें, हम इतनी दूरी चलें और मान लीजिए यहाँ पे ये बी पर आए हम, ठीक है। पहले इतनी दूरी चलें, फिर इतनी दूरी हम चलें, इस पॉइंट के सीध में आए और मान लीजिए यहाँ पे हमने जेड चला, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो पी का कोऑर्डिनेट तो बोलेंगे एक्स वाई जेड, और साथ ही साथ ये बोलेंगे कि अगर ओ से पी तक जाना है तो हमको पहले एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, फिर वाई में जाना पड़ेगा, फिर जेड में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया हो तो हम पी का पोजीशन वेक्टर जो ओ के रिस्पेक्ट में होगा उसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये बता रहा है कि ओ से अगर आपको पी जाना है तो आपको आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स चलना होगा, जे कैप यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई कदम चलना होगा, और के कैप यानी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड कदम चलना होगा, तब आप ओ से पी पर पहुंच जाएंगे। और कितनी दूरी होगी उसकी, तो उसको हम ओ पी बोलेंगे, जो असल में वेक्टर ओ पी का मॉडुलस होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब बातें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स। तो 3D में रिजल्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, उनको कंक्लूड करने के लिए हम लोग वेक्टर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम आपको एक सजेशन देंगे कि अगर आपको वेक्टर में उसको समझने में दिक्कत होती है तो एक बार आप वेक्टर वाला जो भी चैप्टर है उसको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा अगर हम वेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस जैसा कि हमने बात की थी, हम इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई और इसको जेड एक्सिस। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। पी का जो कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1 y1 z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं x2 y2 z2, ठीक है। तो P से Q तक की हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें PQ चाहिए, ठीक है, हमें PQ चाहिए। तो इस PQ को निकालने के लिए अगर हम ओरिजिन से P का पोजीशन वेक्टर ले लें, जिसको हम नाम दे दें वेक्टर OP, और Q का पोजीशन वेक्टर ले लें जिसको नाम दे दें हम OQ, ठीक है। तो ट्रायंगल OPQ में, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल OPQ में, तो हम क्या पाएंगे, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ प्लस वेक्टर PQ इक्वल्स वेक्टर OQ, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर PQ क्या होगा, वेक्टर PQ बराबर हो जाएगा OQ माइनस OP, ठीक है। तो OQ क्या है, अभी हमने बताया कि O से अगर Q तक जा रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में x2 चल रहे हैं, y में y2 चल रहे हैं और z में z2 चल रहे हैं, तो OQ जो होगा वो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। ये OQ हो जाएगा, यानी O के रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही माइनस OP कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस
Z2 माइनस Z1 k कैप। तो ये किसका मान आ गया? ये आ गया वेक्टर PQ का। तो अगर वेक्टर PQ पता है तो P से Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो PQ होगी, और वो ऑब्वियसली क्या होगी? वेक्टर PQ का मॉड होगी। तो किसके बराबर आ जाएगी? ये हो जाएगी x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला डेवलप कर सकते हैं कि P से Q तक की जो डिस्टेंस होगी इस फार्मूले द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। इसके बाद हम लोग और पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट्स, डिवीजन पॉइंट्स। तो यहाँ हम दो प्रकार का डिवीजन देखते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहला इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, और एक दूसरा पॉइंट हो गया b, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2। ठीक, तो अगर a और b को मिलाने वाली जो लाइन है, a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा मिले, मान लीजिए c, जो कि ए से जिस डायरेक्शन में है बी से उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ए से सी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बी से सी वाली डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सी ए और बी के बीच में अगर है तो हम बोलेंगे कि अगर ये डिस्टेंस सी से ए की डिस्टेंस अगर m लेने पर सी से बी की डिस्टेंस अगर n आ रही है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि c जो है ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो c का कोऑर्डिनेट होगा, अगर c के कोऑर्डिनेट को हम x y z मान लें, तो जो c का कोऑर्डिनेट होगा इस फार्मूले से दिया जाएगा। c का कोऑर्डिनेट यानी कि x y z किस फार्मूले से दिया जाएगा? इसमें जो x का मान आएगा वो आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x का मान होगा। y का मान क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और सिमिलरली z का जो मान होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब मान लीजिए अगर c a और b के ठीक बीच में है, तो ठीक बीच में है का मतलब जितना m होगा उतना n होगा, यानी m बराबर n। तो m बराबर n रख देंगे तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2 z2 प्लस z1/2। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन में भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? वही सेम सिनेरियो है, ये ए है, कोऑर्डिनेट वही है, ये बी है, लेकिन इस बार पॉइंट जो है वो ए से बी के बीच में नहीं है, बल्कि या तो ए इधर की तरफ है या तो इधर की तरफ है, मतलब किसी भी तरफ हो सकता है। यानी कि ए से सी जिस डायरेक्शन में होगा बी से सी भी उसी डायरेक्शन में होगा, चाहे सी इधर ले लीजिए चाहे सी इधर ले लीजिए। तो अब मान लीजिए कि अगर इस ए सी की वैल्यू यम लेने पर पूरा का पूरा सी बी की वैल्यू यन आ रही है, तो हम बोलेंगे अगर ए सी यम लेने पर पूरा का पूरा जो सी बी है अगर वो यन आ रही है, तो हम बोलेंगे कि जो सी है वो ए और बी को m/n के रेशियो में लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में जो सी का कोऑर्डिनेट होगा, अगर सी के कोऑर्डिनेट को x y z मान लें तो सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? x y z लेने पर, ठीक है, x का मान आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ऐसे ही y का मान आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z का मान आएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस पर अगर इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन करने वाला कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट
क्या होगा। अगला हमारा टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज़ एंड डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे 2D में हम बात करते हैं, पहले 2D के एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑब्वियसली ओरिजिन है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम केवल एक्स एक्सिस को काटने की बात करें इसी पॉइंट पे, तो ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ठीक है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। ज़्यादा डिटेल में कहें तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। जैसे अगर हम बोलें कि इस पॉइंट से जाने वाली लाइन बताइए, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से जाने वाली लाइन बताइए, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी सब हो सकती है। तो अगर आपको ये पता करना है कि वो लाइन है कौन सी, किस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस के हम बोल दिए कि इस पॉइंट को हम कुछ देर के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए ये 2,0 है, तो हम बोले कि उस लाइन को बताइए जो पॉइंट 20 से होके जा रही है, या यूँ कह लें कि एक्स एक्सिस को पॉइंट 20 पे काटने वाली जो लाइन है उसको बताइए। तो आप ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी लाइन है, हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। मतलब एक तो ये पता हो कि लाइन किस पॉइंट से जा रही है, दूसरे ये भी पता हो कि कौन सी वाली लाइन की बात करें, तो वो कौन सी लाइन जो होगी वो डायरेक्शन से पता की जाएगी। और यहाँ डायरेक्शन को हम जिस भी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वहाँ पे उसके लिए हम एक वर्ड प्रयोग करते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या होता है, tan ऑफ द एंगल स्लोप। ये ग्रेडियंट का फार्मूला है। ग्रेडियंट को लिखते हैं m बराबर tan, स्लोप अगर थीटा है तो m बराबर tan थीटा। बुक्स में ग्रेडियंट और स्लोप जो है वो सिनोनिम्स के जैसे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि स्लोप एक एंगल होता है और जो ग्रेडियंट होता है उस एंगल का टेंजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इस लाइन की अगर हम बात करें, इसको हम नाम दे दिए वन लाइन। तो वन लाइन अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का मतलब ये वाला सेंस, यानी जो घड़ी की जो सुई घूमती है उसके अपोजिट, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बनाती है तो इस थीटा को ही बोलते हैं स्लोप, और इस स्लोप का जो tan वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। तो अब अगर हम बोलें कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो 0.20 से जाती है लेकिन 45 डिग्री का स्लोप रखती है, तो अब आप बता सकते हैं कि वो कौन सी लाइन होगी, ठीक है। तो यही काम अगर हमको स्पेस में करना हो, स्पेस में भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, तो अगर हम ये पता करना चाहें कि उस पॉइंट से जाने वाली किसी खास डायरेक्शन वाली ही लाइन की बात किया जाए तो वहाँ पे भी डायरेक्शन की बात आएगी। तो जिस प्रकार यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो tan थीटा से डिसाइड होती है, तो वहाँ पे भी हम डायरेक्शन दिखाएंगे लेकिन वो tan की जगह cos थीटा से डिसाइड होगी। वहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो cos थीटा से डिसाइड होगी। अब इसका कारण क्या है, जब आप 3D में डील करते हैं तो tan थीटा का जो एक्सप्रेशन आता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है याद करने में भी, यूज़ करने में भी, लेकिन cos थीटा का जो रिज़ल्ट आता है वो सिंपलर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे cos थीटा का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस से, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई से बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस ये होगी, और लाइन हमारी इस तरह जा रही है तो ये देखा जाए तो जेड से भी कोई ना कोई एंगल बना रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जेड से गामा एंगल बनाती है, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फ़ा बनाती है, वाई से बीटा बनाती है और जेड से गामा बनाती है, तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कोसाइंस इसलिए क्योंकि यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ की जा रही है, डायरेक्शन इसलिए क्योंकि ये जो नंबर्स हैं या ये जो रिज़ल्ट आएंगे वो डायरेक्शन बताने में काम आते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से,
ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। अब ये सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम M का उपयोग करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ टेन थीटा कठिन होगा, इसलिए हमने कॉस ले लिया। ठीक, अब लेकिन कॉस ले लिया तो यहाँ 3 रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए हम L, M और N डिसाइड कर लेते हैं। तो L कॉस अल्फ़ा हो गया, M कॉस बीटा हो गया, N कॉस गामा हो गया। एक रिलेशन होता है इस L, M और N में कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो भी होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा।